नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं और आपके समक्ष विभिन्न राजनीतिक दलों में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की नई रणनीति बनाई जा रही है, क्या बदलाव हैं। आज खासतौर पर कुछ बदलाव के बारे में भी हम बात करेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे साथ होते हैं राजनीति के चाणक्य, लगभग 6 दशक से सक्रिय राजनीति करने वाले पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंघवी साहब के पास हम चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं ऐसी एक खबर से जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी ने सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह एक वैकल्पिक व्यवस्था की है और लगता है ऐसा है कि यह वैकल्पिक व्यवस्था ही अब स्थायी व्यवस्था रहेगी और यह व्यवस्था है कांग्रेस की टॉप बॉडी का आज चयन हो गया है, जिसमें 47 मेंबर्स को स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है। इसमें यदि हम लिस्ट को देखते हैं तो काफी बड़े नाम भी इसमें से गायब हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गायब हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी नहीं हैं। इस तरह से बड़े बड़े नाम इसमें से गायब हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस लिस्ट में नहीं है। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में यह जो बदलाव है यह किस तरह के गुल खिला सकेगा और ये जो नई कार्य समिति बनी है, स्टीयरिंग कमेटी बनी है, इसके कोई असर आपको भविष्य में दिखाई देते हैं क्या? असर तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो प्रांतों के नेता ओवर एम्बिशियस, जरूरत से ज्यादा प्रांत का लाभ उठाने में लगे हुए थे, जिन्होंने प्रांत को अपनी जागीर समझ लिया था, उन्हें कह दिया गया कि आप प्रांत की जागीर संभालिए, राष्ट्रीय राजनीति में आपकी कोई भूमिका नहीं है। कमलनाथ का ना आना, अशोक गहलोत का ना आना, हुड्डा का ना आना, इससे मैसेज कि मिस्टर और कांग्रेस एमबीबीएस माँ बेटी, ये लोग कोई प्रांतीय नेताओं की परवाह करने वाले नहीं है। दे आर ऑल कॉम्पिटेंट एंड सक्षम, दे कैन अवॉइड देम। इनको बाहर निकालकर, बाहर रखकर स्पष्ट मैसेज दे दिया खड़गे साहब ने कि डोंट टेक मी लाइटली, आई एम खड़गे एंड आई नो हाउ टू रन ए पार्टी। इन चारों को बाहर निकाल करके जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई है उसमें प्रांतों के कई महत्वपूर्ण नेताओं को बाहर किया है, तो कई को जोड़ा भी है। राजस्थान में रघु शर्मा को जोड़ा गया है, राजस्थान में हरीश चौधरी को जोड़ा गया है और राजस्थान में कई लोगों को जोड़ा गया, हटाया गया भी। ऐसा ही और प्रांतों में हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हाईकमांड इस स्टैंड पर पहुंच गया है कि प्रांतीय नेताओं को अहंकार की सजा मिलनी चाहिए, हो सकता है उनको कहा जाए कि अपने अपने प्रांत संभालिए, मगर संभालेगा कौन, कैसे संभालेगा? अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं मध्य प्रदेश का। कमलनाथ की हैसियत नहीं है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को टिकट दे दे। विद ज्योतिरादित्य इन बीजेपी एंड ओरिजिनल कांग्रेसमैन ऑलरेडी डिफीटेड, ज्योतिरादित्य प्लस बीजेपी नॉट डिफीटेबल बाय कमलनाथ एंड कंपनी, नॉट एट ऑल डिफीटेबल। जो दिग्विजय की हैसियत है। अब आइए राजस्थान पर। राजस्थान के दोनों बड़े नेताओं के नाम कमेटी में नहीं है, अशोक गहलोत का भी नहीं है और सचिन पायलट का भी नहीं है। यानी आला कमान इस बात का मैसेज देना चाहता है कि आप दोनों की सक्रिय भूमिका अगर राजस्थान में रहती है तो आप सरकार कैसे लाओगे, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि बहुत जल्दी इन दोनों प्रांतों के अंदर नए नेतृत्व का उदय होगा। हुड्डा को भी एक सबक दे दिया गया है कि हुड्डा साहब, आप ये मत समझो कि आप ही कांग्रेस जिता सकते हो और लोग भी कांग्रेस जिता सकते हैं। मैं इस 47 आदमियों की सूची को पढ़ने के बाद इस बात पर संतुष्ट हूं कि खड़गे साहब आत्मविश्वास के साथ इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चलाएंगे और जो आदमी जिस काबिल है उसे वहीं का काम दे दिया जाएगा। सूबेदारों को सूबे बांट दिए जाएंगे, हवलदारों को हवलदार बना दिया जाएगा, जो जैसा है वैसा रह जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं इस परिवर्तन का बहुत बड़ा मैसेज है कि खड़गे साहब को लाइटली न लें। उन्होंने राजस्थान का सारी नौटंकी अपने आंख से देखी है। ये उन दो ऑब्जर्वर में एक थे जो माखन और खड़गे साहब भी तो आए थे। इन्होंने यहाँ पर
कांग्रेस का खड़कना देखा, नेताओं का भड़कना देखा और विद्रोह की भूमिका देखी, क्या ये देखकर नजरअंदाज कर देंगे? क्या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप सोचते रहिए, ऐसा सोचते हो तो। मेरी दृढ़ मान्यता है कि खड़गे ने जो देखा है, जो अपनी नजरों से देखा है, अपने कानों से सुना है, अपने दिमाग से समझा है, उसका कोई असर तो आएगा। अब क्या असर आएगा मैं नहीं कह सकता, असर जरूर आएगा। अगर असर नहीं आता है तो थोड़ा दिन लोग बात कहेंगे कि ये भी मनमोहन सिंह नंबर 2 बन गए। ऐसा वो अपने आप को मनमोहन सिंह नहीं बनाएंगे। वो सोनिया के आदेश का पालन करेगी, लेकिन पार्टी के हित का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि खड़गे का नाम ही खड़कना है। ये खड़के बिना रहेंगे नहीं, और रहेंगे तो कई सरकारों की तख्तियां बदल जाएगी, कईयों को बेआबरू होकर जाना पड़ेगा, कईयों को इज्जत के साथ जाना पड़ेगा। यानी अब कांग्रेस एक सक्रिय संस्था के रूप में काम करेगी, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करेगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि सोनिया जी भी खड़गे साहब को पीठ के पीछे थपकी देकर के कहेगी, गो अहेड, डू एज यू विश, डू एज यू थिंक प्रॉपर, मेक कमेटी एज यू लाइक। आप पर कोई दबाव नहीं है। ये तो इस कमेटी के बनने से ही तय हो गया, दबाव है ही नहीं। 47 की कमेटी में अशोक गहलोत का न होना तो आश्चर्यजनक है। मध्य प्रदेश से कमलनाथ का अब ये तर्क दिया जाएगा कि हमने सूबेदारों को जो प्रांत का नेतृत्व करने के इच्छुक है उनको जानबूझ के अलग रखा है। ये तर्क आएगा जब हम इस तर्क पर विचार करेंगे। अभी तक तो ये तर्क आया नहीं है, आने की संभावना नहीं। ये है कांग्रेस की अति। अब दिवाली का मौसम है, मैं समस्त देशवासियों को मेरी ओर से और आपके चैनल की ओर से बधाई देता हूं, दिवाली की शुभकामना देता हूं। अब मैं कांग्रेस वालों को इस साल तो दिवाली की शुभकामना दे रहा हूं, पर अगली दिवाली क्या होगा, कांग्रेस रहेगी या राजनीति का दिवाला निकल जाएगा? अगर कांग्रेस का राजनीति में दिवाला निकल गया तो मैं अगली दिवाली को बधाई नहीं दूंगा, फिर जो देना वो जनता देगी, क्योंकि हालात बड़े साफ है। अगले साल इस महीने में चुनाव, जबरदस्त चुनाव हो जाएंगे। अभी गुजरात का चुनाव होने वाला है, देखिए कांग्रेस की क्या दुर्गति होती है। आप कांग्रेस का पितामह बन के बैठ गया है, भाजपा इनको नजदीक डालती नहीं है। यानी कांग्रेस के दुर्गति की इस सीमा से कांग्रेस को बाहर निकालने की जिम्मेदारी राहुल गांधी और खड़गे की है। अगर राहुल गांधी की बात मानी गई और खड़गे साहब ने राहुल गांधी की बात को महत्व और अहमियत दे दी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस अगली दिवाली मनाने लायक बच जाएगी। अन्यथा अगली दिवाली मनाने का तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसा होगा दुनिया दिवाली मनाएगी, कांग्रेस होली मनाएगी, ऐसी दुर्गति में आएगी। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि खड़गे साहब ने आते ही तुरंत सीडब्ल्यूसी को भंग करके इस कमेटी की घोषणा की। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि खड़गे एक्ट करेंगे। खड़गे बहुत वरिष्ठ आदमी है, तगड़ा आदमी है। खड़गे वो आदमी नहीं है जिसको चंद रुपयों में खरीद लिया जाए। मैंने एक नारा दिया था कि जब तक हाईकमान बिकाऊ होगा, राजस्थान टिकाऊ होगा। अब वो नारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि खड़गे बहुत समृद्धशाली व्यक्ति है, खुद के पास बहुत दौलत है, खुद के साधन बहुत है, खुद ही पैसा ला सकते हैं। उद्योगपति विश्वास करते हैं, उन्हें मदद देंगे। सोनिया और खड़गे मिलकर पार्टी को हंसते हंसते चलाएंगे। किसी प्रांत की बैसाखी बनाकर इसे नहीं रखेंगे, न बिकाऊ होने देंगे, न कांग्रेस न प्रांतों को बिना बात, बिना वजह, बिना सफलता के टिकाऊ होने देंगे। इसकी प्रतीक्षा करता हूं। और आप कांग्रेस के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये जो आपने अभी गुजरात चुनाव का इशारा किया है, इसमें दिवाली के इसी मौके पर वहां जो प्रभारी के तौर पर काम देख रहे थे डॉक्टर रघु शर्मा, उनको हालांकि स्टैंडिंग कमेटी में ले लिया गया है। बड़ा आश्चर्यजनक कदम है वैसे ये कि अशोक गहलोत की जगह रघु शर्मा को वहां जगह मिली है। हालांकि प्रभारी के तौर पर वहां से उनको हटा दिया गया है और खबरों में आ रहा है कि अशोक गहलोत कल 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। और ये खबरें भी हैं कि गहलोत वहां पर राहुल गांधी की तर्ज पर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अशोक गहलोत गुजरात में भारत जोड़ो पद यात्रा के नाम से कोई नई यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, डॉक्टर रघु शर्मा को ऐसे मौके पर चुनाव से ऐन पहले हटाना और अशोक गहलोत की सक्रियता गुजरात में बढ़ाना, इसके क्या परिणाम आपको दिखाई देते हैं? पार्टी में किस तरह की स्थिति दिखाई देती है? पार्टी गुजरात के अंदर क्या करेगी, वहां पर भाजपा के साथ कांग्रेस का टकराव है ही नहीं। भाजपा तो मोदी मोदी मोदी, नो कंपैरिजन। भाजपा का हर गुजराती मोदी के नाम पर दीवाना है।
तो भेजा इसलिए गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप पार्टी दूसरे स्थान पर आ जाए और कांग्रेस को तीसरे स्थान बढ़े। मैं अशोक गहलोत की इसलिए नहीं मानता कि मेरे खुद के पास गुजरात के 13 पार्टियों के पत्र आए हैं। मुझे कहा आप आइए और हमारा नेतृत्व करिए, पर मुझे मालूम है मैं किसका नेतृत्व करूंगा। गुजराती आती नहीं, शू जावाने छे शू कहवाने छे समझ में आता नहीं। अशोक गहलोत को जाने के पहले 3 महीने तक गुजराती की क्लास अटेंड करनी चाहिए। वो क्या बोलेंगे, हिंदी समझ में नहीं आती है तो गुजराती क्या समझ में आएगी? आप समझते नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को गुजरात में सक्रिय करके राजस्थान की राजनीति से हटाना भी एक चाल हो सकती है। मेरे को इस पर पक्का विश्वास है कि इस निर्णय के पीछे चाल है। रघु शर्मा किसी भी हालत में योग्य आदमी है, तगड़ा आदमी है, कार्यकर्ता है, फाइटर है, उसको क्यों हटाए मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो फैसला हाईकमान का, हाईकमान जाने, आप उससे पूछिए। मगर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले गुजरात के चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर आ जाए तो आश्चर्य मत करना। और बता दूं, अशोक गहलोत जी जाएंगे, अशोक गहलोत जी क्या बोलेंगे? गुजराती तो समझ में आती नहीं, हिंदी पूरी बोलने में अक्षम है, क्या बोलेंगे? इसलिए बहुत होने वाली है। ये प्रभारी की बात जब चली है तो एक और खबर है कि प्रभारियों में से अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी महासचिव थे उनको भी हटाया गया है। हालांकि उनको स्टीयरिंग कमेटी में डाला रखा है, स्टीयरिंग कमेटी की जो लिस्ट है उसमें अजय माकन का नाम है। इसका मतलब प्रभाव तो अजय माकन का कम नहीं किया गया है, लेकिन लगता ऐसा है कि जो पीछे दिनों जो बगावत के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसमें अजय माकन का नाम घसीटा गया। इस वजह से शायद आलाकमान ने उनको प्रभारी के पद से यहां से हटाया है। और खबरें यह भी हैं कि 2 नवंबर को नए पर्यवेक्षक राजस्थान में आ रहे हैं। कौन आएंगे इसकी कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, अजय माकन का जाना और उनकी जगह नए पर्यवेक्षक आना, इसमें क्या सचिन पायलट का खेमा प्रभावी रहेगा या अशोक गहलोत का खेमा प्रभावी रहने वाला है? देखिए, एक बात आप मान के चलो, सचिन पायलट को खेमों की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट के साथ कौन प्रभावी, उसकी सचिन को जरूरत नहीं है। सचिन के साथ तो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता है। सचिन के पास जनता का जन समूह है। ये छोटे छोटे इफेक्ट और प्रभाव उनके पास होता है जिनकी अपनी हैसियत नहीं होती है, जो हाईकमान की मेहरबानी पर चापलूसी से, चमचागिरी से हाथ जोड़कर कारीगरी के साथ सत्ता में, उनको जरूरत है। सचिन को क्या जरूरत है? इनके सारे प्रभारियों को भेज दो और उनकी मीटिंग से 10 गुनी मीटिंग में तो भीड़ सचिन की आती है। इसलिए सचिन गांधी, सचिन पायलट इन प्रभाव से मुक्त है। इस प्रभाव की जरूरत तो गहलोत जी को है कि भाई जो आए वो मेरे बारे में अच्छी बात करे, करना भी चाहिए। आज की तारीख में मुख्यमंत्री है, उनको भी प्रशंसा सुनने की आदत है, सुनना भी चाहिए, पर लोग करे जब न। आम जनताओं की प्रशंसा और प्रभारियों का निर्णय दोनों एक हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये होता तो राजस्थान में 3 साल पहले ही परिवर्तन हो जाता, हुआ तो नहीं। इसलिए मेरी दृढ़ धारणा है कि यहाँ पर कोई प्रभारी आए, कैसा भी आए, बाहर से आए, चाहे वो कोई जाए, माखन जाए, मक्खन जाए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि प्रभारी अगर आंखों पर काला चश्मा लगा करके देखेंगे तो अभी खेमे में, सचिन पायलट के खेमे में हजारों की भीड़ दिखेगी और किसी नेता के खेमे में सैकड़ों भी नहीं दिखेगी। मान लीजिए वो तय करके आए हैं कि हम तो जाकर देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, जो ठीक समझेगा वो करेंगे। तो अगर कांग्रेस के कर्म और भाग्य का इतना ही विनाश होना तय है तो आप क्या कर लोगे सुभाष जी, हम क्या कर लेंगे? इसलिए कोई अशोक गहलोत की अकेले की गलती नहीं है। अगर कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, महत्वपूर्ण आदमियों को महत्व नहीं मिलता है, जो सत्ता के प्रिय और सत्ता पर नहीं आते हैं, जिनकी अपनी औकात है, उनकी औकात का मूल्य नहीं मिलता है, तो फिर कांग्रेस का विघटन, कांग्रेस का विनाश तो होगा ही होगा। अब वहां जाकर के अशोक गहलोत जी यात्रा करेंगे, उसका भी निर्णय आ जाएगा, आप देख लेना। मैं भी उन दिनों गुजरात में रहने की कोशिश करूंगा, मैं भी देख लूंगा, मेरी बात भी लोग सुनेंगे। मैं गुजरात का 2 बार प्रभारी रहा हूं। मैं जनता दल यू के नाते पूरे 7 करोड़ तो 7 प्रभारी था। और उमा भारती की पार्टी, जिस उमा भारती का जबरदस्त प्रभाव था, उनकी पार्टी का भी मैं गुजरात का प्रभारी था। मुझे मालूम है गुजरात में कौन क्या है, किसकी क्या औकात है। आप पार्टी को अगर रोका नहीं गया तो मोदी जी को मैंने कहलवा दिया है कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर आएगी। पर मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी वल्लभ भाई पटेल की ऊंची मूर्ति है, उतना ही ऊंचा मोदी का व्यक्तित्व है।
इसलिए मोदी के सामने अशोक गहलोत को जाकर के खड़े रहने का मतलब तो ये कि ज्वालामुखी के सामने अंग्रेजी बबूल का एक पेड़ खड़ा है जिसका कोई मूल्य होता नहीं है। तो आपने राजस्थान की 7 करोड़ जनता की बात कही है और आपकी कर्मभूमि भी है राजस्थान। जब बात राजस्थान की चली रही है तो हम आपसे एक बात ये भी जानना चाहते हैं कि प्रदेश भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन है, वो लगता ऐसा है कि कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। और बहुत बड़ा बदलाव इस बात का दिखेगा कि ये जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनको लेकर इनमें जो मापदंड है वो ये सामने आ रहा बताया कि जो लोग सक्रिय नहीं है, एक तो उनको उठाया जाएगा, दूसरा जो लोग चुनाव में टिकट की तैयारी कर रहे हैं उनको पार्टी संगठन से हटाकर और पार्टी संगठन में उन लोगों को लाया जा रहा है जो टिकट की मांग नहीं कर रहे हैं, जो टिकटार्थी नहीं है। तो आपको क्या लगता है राजस्थान भाजपा में ये जो चेंजेज हो रहे हैं इनका कोई असर पड़ेगा? जो ये सुस्त पड़ा हुआ संगठन है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई नई जान आ सकेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जान आने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है जब तक आरएसएस एक्टिव है, आरएसएस मजबूत है, आरएसएस मध्यम है, आरएसएस की चलती है, संघ की वैल्यू है, संघ का मूल्य है, तब तक भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार शतरंज की दूसरी श्रेणी में प्यादे होते हैं उन प्यादों की अदला बदली करे और नहीं भी करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत जी के रहते कम से कम 170 सीट पर जीतेगी और अगर सचिन पायलट आया तो 70 कट जाएंगे, 100 पर फिर भी भाजपा जीतेगी। भाजपा में जब तक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और जब तक भाजपा के हाथ में संघ का हथियार है, भाजपा को कुछ भी बदलाव करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। वो चाहे टीकमदास की जगह रामदास को बिठा दे, चाहे रामदास की जगह श्रीराम को बिठा दे, कोई फर्क पड़े नहीं ना। संघ राजस्थान का इतना मजबूत है और संघ के क्षेत्रीय प्रचारक की इतनी ज्यादा इज्जत है कि संघ की ताकत के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और मैंने तो आपको फिगर दे दिया, 2003 में कहा था 120 बीजेपी आएगी, तो भैरू सिंह जी ने मुझे फोन किया कि तेरा दिमाग खराब है, मैं भी 90 के ऊपर नहीं गया। तो मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का क्या कीर्तिमान तय करने का आपको अधिकार नहीं है, यू आर नॉट हेलमार्क। और मेरी बात याद रही 120 है। अब मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में राजस्थान में 170 सीट लाएगी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का मित्र हूं, मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूं, वर्कर नहीं हूं, न मेरा कोई लीडर है, क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो पद चाहते ही नहीं, जो टिकट चाहते ही नहीं। इसलिए मेरी दृढ़ घोषणा है कि भारतीय जनता पार्टी के छक्के के आगे पूरी कांग्रेस दिवाली आउट हो जाएगी और दिवाली मनाए नहीं बचेगी। ये मेरी बात को याद रखना आप। अगली दिवाली में भाजपा में कौन नेता है इसका मत तो शून्य है, क्योंकि भाजपा का रियल नेता तो आरएसएस है। आरएसएस मजबूत है तो भाजपा मजबूत है और आरएसएस मजबूत है इसलिए भाजपा मजबूत है। ठीक बात है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने जाना सुना चंद्रराज सिंघवी से। राजनीति में 6 दशक का अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंघवी ने जिस तरह की बातें राजनीति को लेकर, भावी राजनीति को लेकर बताई हैं, किस तरह का हाल है, किस तरह का माहौल चल रहा है, इसके ऊपर आपने सुना। चंद्रराज सिंघवी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।